हेलो स्टूडेंट्स, देखिए समझते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को, जो कि आपके एग्जाम में आता है प्रिज्म फॉर्मूले के नाम से। क्लियर? डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल भी इससे रिलेटेड आ सकता है। तो कैसे हम प्रूफ करते हैं प्रिज्म फॉर्मूले को, समझते हैं। सपोज हमारे पास कोई प्रिज्म है ए बी सी, कोई हमने कंसीडर कर लिया हमारे पास प्रिज्म है क्या, ए बी सी, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n2 मान ले रहे हैं और जो बाहर वाला मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n1 मान ले रहे हैं। और ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं जो n2 है वो बड़ा है n1 से, मतलब जो प्रिज्म का मीडियम है वो डेंसर है और बाहर वाला जो मीडियम है वो रेयर है, क्योंकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है वो डेंसर मीडियम होता है। या हम ऐसे भी मान सकते हैं n2 को हम n कंसीडर कर ले, या बाहर वाले मीडियम को हम 1 मान लेते हैं, एयर। तो हम जनरल केस माने तो हमने n1 मान लिया बाहर का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का मान लिया n2। क्लियर? यहाँ पे जो प्रिज्म में जो एंगल है a, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। ये बात याद रखिएगा, जो एंगल a है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर? सपोज मान लेते हैं कोई इंसिडेंट रे पड़ती है PQ किसी सरफेस AB पर प्रिज्म के, ये डॉटेड लाइन जो है वो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच बना एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। क्लियर? अब ये वाला डेंसर मीडियम है, बाहर का रेयर मीडियम है। ये बात हमको पता है, जब कोई रे रेयर से डेंसर में आती है तो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर जाती है। तो ये देखिए ये इस तरीके से जानी चाहिए थी ऐसे, बट ये टुवर्ड द नॉर्मल बेंड कर गई तो ये ऐसे पास कर गई। ये हमारी इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। क्लियर? बट ये बेंड कर गई तो ये इस तरीके से मुड़ गई थोड़ा सा। अब ये जो ये डॉटेड लाइन है नॉर्मल और ये रिफ्रैक्टेड रे है, इसके बीच जो बना एंगल है हमने I1 कंसीडर कर लिया। क्या मान लिया यहाँ? I1। अब अगेन ये वाली जो रे है वो इस वाले फेस पे पहुंचेगी। कहाँ पहुंचेगी? इस वाले फेस पे, पॉइंट I पर। फिर से देखिए यहाँ पर मीडियम चेंज होगा। अब ये डेंसर से रेयर में जाएगी। कहाँ जाएगी? डेंसर से रेयर में। और ये बात हमको पता है, जब डेंसर से रेयर में जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो देखिए ये ऐसे जानी चाहिए थी, बट नॉर्मल से दूर हट जाएगी तो ये ऐसे ना जाके बेंड कर जाएगी। क्लियर? ये जो रे निकली इसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। जो फाइनली रे निकलती है रिफ्रैक्शन के बाद प्रिज्म से, उसको हम बोलते हैं इमर्जेंट रे। ये रे कहलाती है हमारी इंसिडेंट रे। क्लियर? इमर्जेंट रे और नॉर्मल, इमर्जेंट रे और नॉर्मल के बीच बना एंगल हमारा E कहलाता है एंगल ऑफ इमर्जेंट। इस एंगल को हमने R2 कंसीडर कर लिया। ये I1 माना था तो इसको क्या मान लिया? R2। वैसे ये इस वाले फेस के लिए ये क्या है? इंसिडेंट एंगल, क्योंकि ये वाली इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है तो ये वैसे क्या होना चाहिए? इंसिडेंट एंगल। बट हमने यहाँ R2 कंसीडर कर लिया क्योंकि इसको हमने I1 माना था। क्लियर? अब सारे एंगल समझते हैं। ये 180 माइनस ए कैसे है, ये I माइनस R1 कैसे है, इस बात को क्लियर करते हैं। क्लियर? सबसे पहले आप देखिए क्वाड्रिलेटरल AQNR में, किसमें हमें देखना है? AQNR में। देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूं। AQNR में तो आप देखिए जरा ध्यान से देखिए, ये तो नॉर्मल है डॉटेड लाइन, तो ये हमारा होगा 90, ये भी कितना? 90। अब ये 90 और 90 इनका सम कितना होगा? 180। क्वाड्रिलेटरल में हमको पता है 4 साइड अगर होती है तो चारों का सम कितना होता है एंगल का? 360। कितना होता है? 360। तो ये 90, ये 90, सम 180। अब एंगल A और जो N है इनका सम भी कितना होना चाहिए? 180। अगर ये A हो गया तो ये कितना होना चाहिए फिर? 180 माइनस A, तभी तो सम दोनों का 180 होगा। तो क्लियर? ये 180 कैसे हुआ? ये 90, ये 90, 180 होगा। इनका सम भी कितना होना चाहिए? 180। अगर ये A हो गया तो ये 180 माइनस A। क्लियर? ऐसे अगर हम बात करें इस वाले ट्राइंगल में, या पहले हम एंगल I वाला देख लेते हैं। देखिए ये वाला एंगल हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट I है। अगर ये I है तो ये पूरा जो है ये भी हमारा कितना होना चाहिए? ये वाला I, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब ये I है तो ये भी I होना चाहिए। ये हमने I1 कंसीडर कर लिया तो ये जो बचा एंगल है वो क्या होगा? I में से आप I1 हटा दिए तो ये कितना होगा? I माइनस R1। ऐसे ही अगर हम बात करें इसमें, देखिए ये E है तो ये जो पूरा है ये कितना होना चाहिए? E, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बट ये हमने R2 कंसीडर कर लिया तो ये जो बचा हुआ एंगल है वो कितना हो जाएगा? E माइनस R2। ठीक है, तो ये E माइनस R2,
ये I माइनस I1 हो गया। ये दोनों क्लियर हो गया आपको, ये भी क्लियर हो गया। और बचा एक एंगल, ये डेल्टा, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं इसको? एंगल ऑफ डेविएशन। क्या होता है देखिए एंगल ऑफ डेविएशन, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जो कि ये दिखाई गई है और जो इमर्जेंट रे की डायरेक्शन है, ये इन दोनों के बीच जो एंगल बनता है इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब जो रे है फाइनली वो कितना डेविएट हो गई, क्योंकि जा ऐसे रही थी और निकली ऐसे, तो ये जो एंगल बनता है एंगल ऑफ डेविएशन कहलाता है, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और इमर्जेंट रे की डायरेक्शन के बीच। क्लियर? तो सारे एंगल आपको क्लियर हो गए। अब अगर हम इस वाले ट्रायंगल में देखें जरा ध्यान से, क्यू एन आर वाले ट्रायंगल में, तो देखिए ये ट्रायंगल बनना है, इन ट्रायंगल में तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। तीनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 180। तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल क्यू एन आर में अगर हम देखें तो हम लिख सकते हैं, देखिए R1 प्लस R2 और दिस 180 माइनस ए शुड इक्वल टू 180। दैट मीन्स R1 प्लस R2 प्लस 180 माइनस ए शुड इक्वल टू 180। अब 180 होना चाहिए, तो यहां से देखिए 180 विल कैंसिल आउट। तो यहां से देखिए हमारा क्या रिलेशन आएगा? R1 प्लस R2 इक्वल टू ए उधर चला जाएगा, तो यहां से R1 प्लस R2 इक्वल टू ए। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है प्रिज्म में। नेक्स्ट अगर हम देखें यहां से ये वाला एंगल देखिए, एंगल ऑफ डेविएशन, तो ये देखिए ट्रायंगल एम क्यू आर में, ध्यान से देखिए एम क्यू आर में, अगर आप एम क्यू आर में देखते हैं तो ये जो डेल्टा है वो एक्सटीरियर एंगल है इन दो इंटीरियर एंगल के लिए। दैट मीन्स जो डेल्टा होगा वो सम होगा I माइनस R1 और E माइनस R2। ये बात हमको पता है, कोई ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल होता है वो दो इंटीरियर एंगल का सम होता है, तो यहाँ से डेल्टा है वो इन दो का सम लिखा जा सकता है। तो अगर हम देखें इन ट्रायंगल, किसमें देख रहे हैं हम? इन ट्रायंगल एम क्यू आर में, तो यहां से हम लिख सकते हैं, देखिए जो डेल्टा है वो सम होना चाहिए किसका? I माइनस R1 और E माइनस R2 का। तो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, या फिर डेल्टा इक्वल टू हम इसको लिख सकते हैं I प्लस E। अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें दोनों से तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस R1 प्लस R2। क्लियर? यहां से अगर हम बात करें, देखिए R1 प्लस R2 हमारा A है, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं? A। तो यहां से देखिए डेल्टा इक्वल टू I प्लस E माइनस का A। तो ये रिलेशन भी आपको याद रखा है प्रिज्म में। क्लियर? तो दो रिलेशन आ गए हमारे पास, इनको याद रखना, इनसे भी न्यूमेरिकल बन जाते हैं। R1 प्लस R2 A होता है और डेल्टा जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसका फॉर्मूला क्या होता है? I प्लस E माइनस A। E है हमारा इमर्जेंट एंगल, I एंगल ऑफ इंसिडेंट, A एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर? अब हम एक कंडीशन को समझते हैं, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन की कंडीशन क्या होती है वो। देखिए अगर हम इंसिडेंट एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन के बीच ग्राफ ड्रॉ करें, मतलब अलग अलग एंगल पर रे डालें इंसिडेंट रे और उसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू निकालें और उसके अकॉर्डिंग हम एक ग्राफ ड्रॉ करें, तो देखिए ग्राफ जो है वो हमें इस टाइप का आता है। जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा रहे हैं, जैसे इस वाले पॉइंट को देखिए जरा, ये लगभग इसके करस्पॉन्डिंग 35 या 36 के लगभग ये एंगल था एंगल ऑफ डेविएशन। आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाया तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन कम हो गया। जैसे इस वाले पॉइंट पे देखिए तो कितना हो गया, 40 पे कितना ये है और उससे थोड़ा पहले ये था, मतलब 35 के लगभग ये था और 40 के लगभग ये हो गया। तो जैसे जैसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा रहे हैं एंगल ऑफ डेविएशन कम होता चला जाएगा। कम होते होते एक पॉइंट पे एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम हो जाएगा, इसी को हम बोलते हैं मिनिमम डेविएशन की कंडीशन। फर्दर आप अगर बढ़ाते हैं, फर्दर आप इस पॉइंट से आगे आप एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ा रहे हैं तो देखिए फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो क्या कहानी है, अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंट बढ़ाया तो पहले तो एंगल ऑफ डेविएशन कम होगा, कम होते होते एक पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगा, उसके बाद फिर से बढ़ना चालू हो जाएगा। तो जो इस पॉइंट पे जिस पे मिनिमम हो जाता है एंगल ऑफ डेविएशन उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन
मिनिमम डेविएशन, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। और इस कंडीशन पे आपको तीन बातें याद रखनी है। क्या होता है जब एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कंडीशन आती है, तो उस केस में ये तभी होती है जब जो ये वाली रे है रिफ्लेक्टेड रे जो प्रिज्म के अंदर है क्यू आर, वो पैरेलल हो जाती है बीसी बेस के। ठीक है, दैट मीन्स जो क्यू आर है वो हमारा पैरेलल हो जाता है किसके, बेस के, बीसी के। ठीक, और जब ये ऐसा हो जाता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ ई भी कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंट दोनों कैसे हो जाते हैं, इक्वल। दैट मीन्स ये दोनों कैसे हो जाते हैं, सेम। और R1 और R2 भी कैसे हो जाते हैं, इक्वल। इस बात को, तो इन तीन बात को याद रखना है। R1 R2 भी कैसे हो जाते हैं हमारे, इक्वल। दैट मीन्स R1 इक्वल टू R2। तो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में ये तीन कहानी होती है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल हो जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंट के, और R1 R2 इक्वल हो जाती है, और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो पैरेलल हो जाती है बेस के। तो अगर हम ये कंडीशन लगाएं एट द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, एट द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, यहां से अगर देखें मिनिमम डेविएशन की कंडीशन, तो हमको पता है, देखिए R1 R2 कैसे हो जाते हैं, सेम। तो हम मान ले रहे हैं R1 इक्वल टू R2 R के इक्वल से, हमने कितना मान लिया, R के इक्वल। एंड एंगल I और E कैसे हो जाते हैं, इक्वल। इसको हम सपोज I कंसीडर कर लेते हैं, या आप E भी मान सकते हैं, उससे कोई फर्क। तो जब दोनों इक्वल हो जाते हैं तो दोनों की हम एक ही लिख सकते हैं। तो अब अगर आप इस वाले रिलेशन में लगाएं, R1 R2 इक्वल हो गए, तो यहां से हम देखिए क्या लिख सकते हैं, R प्लस R इक्वल टू A। डेट मीन्स यहां से बोले कितना, 2R इक्वल टू A, या फिर R इक्वल टू कितना है हमारा, A बाय 2। तो ये बात आपको याद रखनी है, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में जो R होता है वो कितना, A बाय 2। ऐसे ही अगर हम बात करें इस वाले रिलेशन में, देखिए मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में, मिनिमम डेविएशन कंडीशन में एंगल ऑफ डेविएशन भी कितना हो जाएगा, मिनिमम। तो उसको हम डेल्टा की जगह हम डेल्टा एम लिख दे तो क्या कोई दिक्कत, ये क्या है, मिनिमम एंगल, एंगल ऑफ डेविएशन का कैसा है, मिनिमम एंगल। तो इसको हम डेल्टा एम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ देखिए ई की जगह अगर आई पुट कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, आई प्लस ई की जगह आई माइनस ए, या फिर डेल्टा एम इक्वल टू 2i माइनस ए, या फिर यहां से अगर हम i की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो 2i इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए, या फिर i इक्वल टू यहां से डेल्टा एम प्लस ए बाय 2। तो देखिए i की वैल्यू ये आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आया, क्लियर। अगर हम यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएं Q पॉइंट पे, तो ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा R। हालांकि दोनों सेम ही है, चाहे आप यहाँ लगा दीजिए चाहे यहाँ लगा दीजिए, और ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग हम जानते हैं जो इफेक्टिव इंडेक्स होता है किसी मीडियम का, या यहाँ पर प्रिज्म का, हम बोल सकते हैं यहाँ पे देखो इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म N21, N21 मतलब देखिए जो प्रिज्म का इफेक्टिव इंडेक्स है हमने 2 माना है, बाहर वाले का N1 माना है, तो यहां हम लिख सकते हैं देखिए N2 अपॉन N1, मतलब इफेक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग मीडियम। और यही इक्वल टू हमारा क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, क्लियर। तो यहां से अगर हम देखिए वैल्यू पुट करते हैं N21 इक्वल टू कितना आएगा, यहां से देखिए साइन आई की जगह आप वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं, यहां से देखिए डेल्टा एम प्लस ए बाय 2। तो यहां से हम लिख सकते हैं कितना, डेल्टा एम प्लस ए बाय 2 अपॉन साइन आर। यहाँ पे आर की जगह देखिए कितना पुट कर सकते हैं आप, ए बाय 2। तो यहाँ आर की जगह कितना रख दें, ए बाय 2। तो यही रिक्वायर्ड प्रिज्म फॉर्मूला कहलाता है हमारा, इसको याद रखिएगा आप, साइन डेल्टा एम प्लस ए बाय 2 और साइन ए बाय 2, क्लियर। तो ये हो गया हमारा प्रिज्म। अगर हम पूछे थिन प्रिज्म की, अगर हम बात करें थिन प्रिज्म की, मतलब जो ए है एंगल ऑफ प्रिज्म वो काफी छोटा हो, तब भी आपसे पूछ लेता है एक फॉर्मूला, ये भी होता है, इफ
प्रिज्म इज थिन, अगर प्रिज्म कैसा है, थिन, तो ए जो एंगल, जैसे बहुत पतला प्रिज्म है, देखिए जो एंगल ऑफ ए है, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म है ए, ये कैसा होगा, बहुत छोटा होगा, दैट इज ए जो होगा वो हमारा कैसा होगा, वेरी स्मॉल। जब स्मॉल होगा तो हमको पता है, देखिए साइन थीटा, जब एंगल छोटे होते हैं तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली किसके हो जाता है, थीटा के। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल बहुत छोटा होगा, ऐसे ये बहुत छोटा होगा, तो ये लगभग साइन हट जाएगा यहाँ से, साइन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के, मतलब साइन डेल्टा एम प्लस ए बाई टू हो जाएगा डेल्टा एम प्लस ए बाई टू, ऐसे यहाँ से साइन ए बाई टू हो जाएगा ए बाई टू के इक्वल। तो यहाँ से हम देखिए लिख सकते हैं, अब n21 को अगर हम केवल n मान लें, n21 भी आप लिख सकते हो, चलिए n21 ही लिखते हैं, n21 इक्वल टू साइन हट जाएगा तो डेल्टा एम प्लस ए बाय टू अपॉन ए बाय टू। देखिए 2 2 विल कैंसिल आउट, यहां से कितना आएगा, देखिए n21 इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए अपॉन में ए, यहां से अगर हम निकालें मल्टीप्लाई कर दे, देखिए n21 ए, आप केवल n भी लिख सकते हैं, ये है सेकंड के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट लिखा है जनरल, अगर ए के रिस्पेक्ट में लिखें तो आप n लिख सकते हैं, कोई भी नहीं फर्क, इक्वल टू डेल्टा एम प्लस ए, यहां से डेल्टा एम की अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो यहां से कितना आ जाएगा, देखिए n21 ए माइनस का ए, या फिर डेल्टा एम इक्वल टू ए कॉमन ले लीजिए तो n21 माइनस 1 इंटू ए। तो ये थिन प्रिज्म के केस में हम फॉर्मूला लगाते हैं n21, n यहाँ पे n21 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, और ए हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। क्लियर, तो ये थिन प्रिज्म के लिए फॉर्मूला है, और जनरल फॉर्मूला ये है हमारा। तो अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें इसका तो ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।